हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज काफ़ी दिनों बाद हम एमसीक्यू की सीरीज को करेंगे। लाइव क्लास जो स्टार्ट करी है उसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। एमसीक्यू सीरीज में जितने मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ वो कंप्लीट कराता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल आंसर। अगर आप कोई एमसीक्यू करो तो आपको वो टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाए। कौन बनेगा टीचर का सेट 9 चल रहा है। और देखो, जो मैं चीज़ आपको करा रहा हूँ ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी स्टेट में हो, आप लिटरेचर की तैयारी करो, चाहे नेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या आप अपने स्टेट की तैयारी करो, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लिटरेचर कॉमन होती है। लाइव क्लास में जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ है वो लिटरेरी टर्म्स का है, पूरा मैंने समझाया लाइव क्लास में। और नेट के हिसाब से कोई भी कंपटीशन हो लिटरेचर उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा नाम है चैनल का, लर्न इंग्लिश विद अनुज, उससे आपको मिल जाएगी। बारी बारी से ऐसे ऐसे टाइम मिलता है मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो कौन बनेगा टीचर का सेट 9। शुरू करते हैं। व्हाट इज अ डॉपल गैनर। देखो, डॉपल गैनर अगर आपको जरा सा भी पता है, हल्का सा भी पता है, तो आप ऑप्शन लगा दोगे। नहीं पता तो मतलब नहीं है कि आप लगा दो, क्योंकि ये क्या है, एक साइकोलॉजी या कहें तो खास लिटरेचर से इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गए, कोई करेक्टर से ये मिलते जुलते हैं। और ये साइकोलॉजी जो होती है उससे लिए गए हैं, लेकिन करेक्टर से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे डॉपल गैनर जो होता है वो करेक्टर से रिलेटेड होता है। अब मतलब देखते हैं क्या है। देखो, शेक्सपियर ने प्ले लिखा हेमलेट। हेमलेट के जो फादर थे, सीनियर हेमलेट, वो घोस्ट के रूप में हमें पूरा पढ़ा है। उनका जो रोल है एज ए घोस्ट हमने पढ़ा है। घोस्ट कैसी है वो, जो हेमलेट के फादर है, बिल्कुल सेम टू सेम है कैरेक्टर वाइज। तो डॉपल गैनर क्या होगा, जैसे कोई क्लोन हो, कि वो सेम टू सेम हो, तो घोस्ट को हम कह सकते हैं डॉपल गैनर। तो हेमलेट के फादर की जो घोस्ट है वो एग्जाम्पल है डॉपल गैनर का, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हेमलेट के फादर थे, सीनियर हेमलेट थे, वैसी ही उनकी घोस्ट है, बिल्कुल क्लोन है। अच्छा, ये डोपल गैनर जो होता है वो किस वजह से होता है। ये साइकोलॉजी में कह सकते हैं कंडीशन होती है जब इंसान को अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, या वो कहें कि ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उससे बात कर रही है, शीशे में बात कर रही है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, हियाटोस्कोपी। हियाटोस्कोपी में क्या होता है कि अगर ये किसी पर्सन के अंदर हियाटोस्कोपी है तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी आत्मा, उसका प्रतिबिंब उससे बात कर रहा है। तो हियाटोस्कोपी की वजह से डॉपलगैनर होता है। ध्यान रखिएगा, हियाटोस्कोपी की वजह से डॉपलगैनर होता है। मतलब अगर किसी को, पर्सन को हियाटोस्कोपी है तो उससे क्या होगा, उसे ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब उसे दिखाई देगा। अब जब प्रतिबिंब दिखाई देगा तो क्या हो, कोई कैरेक्टर उसके सामने हो सकता है आ जाए, कोई घोस्ट उसे लगे कि मेरे सामने घोस्ट आ गई है, तो उसे अपनी भी लग सकती है, हो सकता है कि कोई और भी लगे। तो हियाटोस्कोपी की वजह से डॉपलगैनर होता है। डॉपलगैनर क्या हो गया, जब कोई रियल करेक्ट क्लोन, किसी करेक्टर का आपका कह सकते क्लोन दिखाई दे। क्लोन से मतलब प्रतिबिंब दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं हम। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी गई है कि ये 18th सेंचुरी की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, फाइन फ्लावर है। मेडिटेटिव पोएट्री, मेडिटेटिव पोएट्री का एक फाइन फ्लावर है। तो बेहतरीन पोम किसे कहा गया है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ की। लिरिकल बैलेट्स, भाई ये तो कहें तो एक तरह से पूरा का पूरा पोम का एक संकलन है। ये तो मतलब ही नहीं बनता। इमोर्टैलिटी ओड अच्छा है लेकिन ये भी नहीं है। द रेक्लूज ये भी नहीं है। टिंटन एबी ये एक ऐसी पोम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का जो माइंड की ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है द प्रिल्यूड में और इसमें। और पोम लंबी है 193, लेकिन क्या है इस पोम की खासियत कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को बड़े अच्छे तरह से, कि कैसे उन्हें शांति मिलती है, क्यों वो 5 साल बाद आए, ये सारी चीजें। और इस पोम को टिंटन एबी को कहा गया है फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। एक जो मेडिटेटिव पोएट्री होती है इसमें आदमी सोचता है, उस तरह की पोएट्री। इसका पूरा नाम क्या है, लाइंस कंपोज अ फ्यू लाइंस अबव टिंटन एबी। टिंटन एबी जो मठ है जहाँ पे चर्च के लोग रहते हैं, वहां पर 5 मील की ऊंचाई पर। ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स, जब विलियम वर्ड्सवर्थ वाई नदी के किनारे पर गए थे 5 साल बाद 1798 में, तो तब का वो जिक्र लिख रहे हैं। तो 1793 में गए थे, 1798 में जब गए थे, तो उस समय के हिसाब से ये पोम जो है लिख रहे हैं और पुरानी यादों को याद कर रहे हैं कि जब मैं आया था तब कैसा था और अब क्या है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और जो वॉल्यूम है लिरिकल बैलेट्स का, उसमें ये आखिरी पोम है। 162 लाइंस की है ये। और 5 स्टैंजा है। 5 स्टैंजाज की जो लाइन है वो अलग अलग है, कोई 25 लाइन की, कोई 30 लाइन की। तो 162 लाइन है, 5 स्टैंजा है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है।
पूरी मैंने पोम समझाई हुई है। पहले बहुत सारे मैं लगभग 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और उनकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। जो शुरुआत के थे वो ऐसे ही थे, अब काफ़ी जो है स्टूडेंट्स जैसे कहते भी हैं कि भाई इस हिसाब से वो होने चाहिए, तो मैंने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट करा है। 93, who regarded Shakespeare greatest plays as books to be read rather than as plays to be acted? ऐसा कौन है इनमें से जो ये मानता है कि शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं उनको टू बी रेड, उनको पढ़ा जाए, उनको एक्ट की बजाय, देखने की बजाय उनको पढ़ा जाए, क्योंकि उन्हें एक्ट ही नहीं करा जा सकता। वो इस तरह से लिखे गए हैं कि आप उनको स्टेज पे कैसे दिखाओगे, किसी को पागलपन को कैसे दिखाओगे आप स्टेज पे आसानी से। तो जंगल में है, ऊपर से छलांग लगा दी खाई पर, खाई में, और लड़ाई कोई दिखला रहे हैं, तो कैसे उसको दिखाया जा सकता है, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से लिखे गए, उन्हें केवल पढ़ा ही जा सकता है। तो ये किसने कहा था? चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम ने एक वर्क लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो देख लेते हैं, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है खासकर उनके ऊपर बात हुई थी, और कहा था उन्होंने बेटर सूटेड फॉर रीडिंग, ये पढ़ने के लिए ज्यादा बेहतर है इसकी बजाय कि हम उन्हें जो है स्टेज पे परफॉर्म करें। तो पढ़ने के हिसाब से तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है खासकर वो बेहतरीन है। ये कहा था चार्ल्स लैम ने। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज कंसीडर्ड अ पेस्टोरल रोमांस? इसमें कौन सा शेक्सपियर का जो प्ले है वो पेस्टोरल रोमांस है? अब देखो, मोटा मोटा देखते हैं। मैकबेथ क्या है? मैकबेथ ट्रेजेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? रोमांटिक कॉमेडी कह लो, या फिर क्या कह सकते हैं, एक तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर इंग्लिश की कह सकते हैं, रोमांटिक कॉमेडी या फिर फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर, क्योंकि पूरा पूरा एक खास कंडीशन है, जो कैरेक्टर्स है उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्रेजी कॉमेडी या कहें तो प्रॉब्लम प्ले। ठीक है। डार्क कॉमेडी, इसे हम डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम प्ले भी कह सकते हैं। एज यू लाइक इट, इसे हम कहें तो पेस्टोरल कॉमेडी है। ज्यादातर जो प्ले है वो जंगल में हुआ है परफॉर्म। ये पेस्टोरल कॉमेडी है, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं। सीलिया, और इसमें मेन कैरेक्टर रोजालिन। रोजालिन जो होती है वो आर्डन के जंगल में भागती है, क्योंकि उसके चाचा ने कहा है कि महल से चली जाओ। उसके पीछे पीछे जो उसकी कजन है सीलिया, वो भी साथ में हो जाती है कि दोनों ही चलते हैं। तो पूरी कहानी जो है वो जंगल में है अधिकतर। तो ये पेस्टोरल कॉमेडी। इसकी एक खासियत और है, इसमें सबसे ज्यादा 7 सॉन्ग है। तो पूरा जो प्ले है ऐसा लगेगा जैसे म्यूजिकल ड्रामा है। 7 सॉन्ग है, सबसे ज्यादा सॉन्ग जो है वो इसी में ही है। आगे बढ़ते हैं हम। 95, हु डिस्क्राइब नॉवेल्स एज लूज बैगी मॉन्स्टर्स? किसने कहा था लूज है? उनके जो सिरे होते हैं प्लॉट के, वो इतने बड़े होते हैं कि वो लूज होते हैं, आपस में पिरोए नहीं जा सकते आसानी से। बैगी, ढीले ढाले, मॉन्स्टर्स, बहुत हैवी। किसने कहा था? अब ये सीधा सीधा नाम आता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। क्या है इसका? हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स ने कहा था नॉवेल्स को लूज बैगी मॉन्स्टर्स। अगर बात करें, कुछ देखते हैं, नॉवल बहुत सारे हैं, मैंने ये लिटरेरी टर्म्स में समझाया हुआ है। ठीक है। जल्दी जल्दी बतलाऊंगा शॉर्ट में। हिस्टोरिकल नॉवल पता होगा, सबसे पहला इंग्लिश का हिस्टोरिकल नॉवल कौन सा? वेवरली, सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था हिस्टोरिकल नॉवल। सबसे पहला वेवरली हो गया। गॉथिक नॉवल, गॉथिक नॉवल जो डरावने होते हैं, इनको जो प्रेरणा मिली थी लिखने की, जो खंडर होते हैं, हर जगह खंडर मिलेंगे, उन खंडरों से प्रेरणा मिली कि गॉथिक नॉवल को स्टोरी के तौर पे लिखा गया, भूतिया नॉवल। और इसमें कहें तो एक तरह से सस्पेंस और भूत घोस्ट स्टोरीज होती हैं। रॉब हॉरेस वॉलपॉल ने सबसे पहला लिखा था द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, सबसे पहला गॉथिक नॉवल इंग्लिश का है। एपिस्टोलरी नॉवल, ये कौन से होगा? जो लेटर वाले होते हैं, इसमें कहानी जो होती है वो लेटर में आगे बढ़ती है। एपिस्टोलरी नॉवल। सबसे पहला कहें तो नॉवल पामेला है, जिसमें कहानी लेटर के द्वारा आगे बढ़ती है। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। इसमें जो पामेला है वो अपने जो माता पिता उनको कहानी लिख रही है, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा मैं मिली। तो बीच बीच में कहानी जो आगे बढ़ रही है वो खतों के जरिए बढ़ रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल नॉवल। अब ये कोई नॉवल क्या कहें, सिंपल सा है। इसको एक कंडीशन हो गई, जब ऐसा नॉवल हो जिसमें कोई जो मेन कैरेक्टर उसकी साइकोलॉजी पता लग जाए पूरी पूरी। एडवेंचर नहीं है, साइकोलॉजी पता लगे कि वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में सारी चीज आप जान जाओ, तो साइकोलॉजिकल लॉजिकल नॉवल में हम उसे रख सकते हैं। अब सिंपल सा पामेला जो है, इसे हम साइकोलॉजिकल नॉवल में रख सकते हैं। क्यों? इसका पूरा नाम था पामेला का, पामेला वर्च्यू रिवार्डेड, क्योंकि इसमें जो पामेला है ना, वो करेक्टर इस तरह से है, सीधी सादी लड़की है, खतों के जरिए अपनी बात को कह रही है, तो हमें पूरी साइकोलॉजी पता लग जाती है। जब लास्ट में नॉवल खत्म होगा तो हम एक तरह कह सकते हैं वो किस तरीके की, किस तरह से वो सोचती है।
तो पामेला को हम जो है साइकोलॉजिकल नॉवल भी कहेंगे, एपिस्टोलरी नॉवल भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेंटिमेंटल नॉवल। अभी सेंटिमेंटल कौन से हो गए? ऐसे नॉवल जिनमें भावनाएं हो। जैसे कहें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉरेंस स्टर्न ने लिखा था, ठीक है, लॉरेंस स्टर्न ने जो लिखे हैं वो सेंटिमेंटल नॉवल लिखे हैं। इनमें कई बार कह सकते हैं इंटीरियर मोनोलॉग भी होता है, आदमी मन मन में सोचता है, तो सेंटिमेंटल होगा, भावनाओं वाले नॉवल। साइंस फिक्शन जिनमें साइंस होती है, ठीक है, इसका कहें तो टाइम मशीन, जिसमें आदमी जो होता है, H.G. वेल्स ने लिखा था, वो पास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, और फ्यूचर में, तो टाइम मशीन है। एडवेंचर नॉवल, इसमें एडवेंचर होगा, रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डफो ने लिखा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने डेनियल डफो जो है एपिसोड्स में लिखा है कि इसमें पूरे पूरे जो है एडवेंचर है, ठीक है। बिल्डिंग्स रोमन, कमिंग ऑफ एज नॉवल, बिल्डिंग्स रोमन और कमिंग ऑफ एज नॉवल कौन से हो गए? जैसे डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, जिसमें कहानी जो है वो स्टार्ट होती है और ऐसा लगता है जैसे करेक्टर डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे करेक्टर डेवलप हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है, इस चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं, कि चार्ल्स डिकेंस ने जो है लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड वो भी मैच्योर हो रहा है, क्योंकि उसका करेक्टर भी मैच्योर हो रहा है। डेविड कॉपरफील्ड जो है, जो करेक्टर है, जो प्रभावित है चार्ल्स डिकेंस के फादर से, शुरुआत में छोटा बच्चा है, और जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वो गिरता है, खड़ा होता है, फेलियर होता है, गिरफ्तार होता है, और बाद में वो मैच्योर हो जाता है लास्ट में आके। तो क्या है कि कमिंग ऑफ एज नॉवल है, और ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट भी मैच्योर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सोशल नॉवल। ऐसा लगेगा इसमें कि समाज के बारे में पता लगेगा, उस समय के समाज के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे टेस ऑफ द डेवरवेलिस, इसमें जो विक्टोरियन एज है, उसमें समाज, जो विक्टोरियन वैल्यूज हैं, उसके ऊपर कटाक्ष करा गया है कि एक लड़की है टेस, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो हो रहा है, वो समाज, कहीं ना कहीं समाज भी रिस्पॉन्सिबल है। उसका बेटा मर जाता है, सौरो, तो वो दफनाया, उसे अलाउ नहीं करा जाता, उसका नामकरण नहीं कराने दिया जाता, और बाद में उसे मजबूरी में मर्डर करना पड़ता है, जिसकी उसे सजा मिलती है, जबकि उसने बुरे आदमी का करा। तो एक समाज के ऊपर कटाक्ष करा है, तो सोशल नॉवल कह सकते हैं। इसी तरीके से हार्ड टाइम्स लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। हार्ड टाइम्स में क्या कहानी है कि जो मनी माइंडेड लोग होते हैं उनके ऊपर कहानी है, कि कैसे मनी माइंडेड लोग जो हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद ही पैसा 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 होता है। तो ये भी क्या है, सोशल नॉवल है, समाज को दिखलाया है, ऐसे लोगों को दिखलाया है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो रियलिस्टिक नॉवल भी कह सकते हैं, और सोशल नॉवल भी हो गया, ठीक है। रियलिस्टिक नॉवल, तो ये रियलिस्टिक नॉवल भी वही होगा जिसमें जो था कुछ रियलिस्टिक लगे, बनावटी ना लगे, कि उसमें जो था कुछ परियां हैं या इस तरह की चीजें ना हो, लगे कि हाँ ये वाकई में एक है। इसमें हम हार्ड हार्ड टाइम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मिडिल मार्च जॉर्ज एलियट ने लिखा था, इसकी कहानी भी क्या है, रियलिस्टिक है मिडिल मार्च की, कि ऐसे ऐसे एक चोरी होती है, और ऐसे जो है लास्ट में ऐसे जो बंदा को पता लगता है कि उसने गड़बड़ करी थी। सन्स एंड लवर्स, बहुत सारे नॉवेल्स रियलिस्टिक नॉवल हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए, बस रियलिस्टिक चीजें होती हैं इसमें। रोमांटिक नॉवल जिसमें रोमांस हो, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस। उटोपियन नॉवल, ऐसा नॉवल जिसमें सब कुछ बढ़िया दिखाया जाए, आदर्श राम राज्य, तो उटोपिया लिखा था थॉमस मोन ने, बहुत पहले लिखा था। और डायस्टोपियन नॉवल, ऐसा नॉवल जिसमें कड़वी चीजें दिखाई जाए कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984। 1984 में क्या दिखाया था कि जो गवर्नमेंट है वो टोटलिटेरियन है, वो लोगों को से सूचनाएं छिपा रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन ये बतला रही है कि हम जीत रहे हैं जबकि हार रहे हैं, सब कुछ उल्टा बतला रही है। लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन कह रही है कि लोग जो है सबके उनके पास सब कुछ है। तो उसे डायस्टोपियन नॉवल कहा गया, जिसमें जो है उल्टा, जिसमें दिखाया जाए कि चीजें बुरी हैं, ठीक है, ऐसा दिखाया जाए कि बहुत बुरा हो रहा है, तो वो डायस्टोपियन नॉवल हो गया। तो ये 1984 जो है, इसको हम डायस्टोपियन नॉवल में कह सकते हैं। 1984 जो लिखा था, ये 1949 में लिखा था। 1984 का समय ऐसा माना था, लिखा कि इस समय पूरी दुनिया लड़ रही होगी। 1984 का कहें तो वाकई में टाइम ही बड़ा खराब था। देखो 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जो हिंदू सिख दंगे कहें या फिर कहें तो कुछ भी कह लो चाहे से, ठीक है, जो भी कहे, इंदिरा गांधी के बाद में जो दंगे हुए थे, उसमें सबसे बड़ा दंगा था वो आज़ादी के बाद में, वो हुआ 1984 में स्टार्ट हुआ। तो बहुत ही बुरा समय कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही थी, ठीक है। और खैर छोड़ो, बाबरी मस्जिद वाला केस भी तभी खुलना शुरू हुआ। ह्यूमन लैंग्वेजेस कैन जनरेट वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस बिकॉज दे यूज, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती हैं ये लंबे सेंटेंस को यूज कर सकती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि वो यूज करती हैं। कौन सी चीज यूज करती हैं? जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम खूब लंबा बोलते चले आते हैं, तो हम क्या ये चीज यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं? रिडंडेंट रूल्स, रैंडम वर्ड्स यूज करते हैं, रिकर्सिव रूल्स यूज करते हैं, रेपिटेटिव साउंड्स। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं,
ह्यूमन लैंग्वेज, जितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं, वो बहुत लंबे सेंटेंस बोलती हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं रिकर्सिव रूल्स। अब ये रिकर्सिव रूल्स है क्या? सिंपल सा है। देखो, हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, अब जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा? अभी थोड़ा सा हैंग हो गया है, कोई नहीं। हाँ, रिकर्सिव रूल्स, जैसे हमने सेंटेंस बोला द बॉय रैन, सिंपल सा एक है। इस सेंटेंस को हम काफी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। एक लाइन का भी कर सकते हैं, पंक्चुएशन का यूज करके आगे भी कर सकते हैं, जैसे हम कर दिया हमने, द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ रेड टी शर्ट रैन। अब ये बढ़ाया कैसे? देखो, जो रूल होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो लिखने का एक तरीका होता है। जैसे इंग्लिश का रूल करें तो कहें तो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद में कहें तो वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सिंपल सा मानना है, ठीक है। अब ये जो रूल है, ये रूल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, उसमें हम बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रूल आगे चलता रहेगा। जैसे कहें यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है सेंटेंस, इसमें क्या है? बॉय सब्जेक्ट है, देन वर्ब है। अब इसमें क्या जोड़ दिया? Who। ये भी सब्जेक्ट हो गया, बीच में जोड़ दिया, वॉज वर्ब हो गई, वियरिंग, और यहाँ पे रेड टी शर्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस में हमने रिकर्सिव रूल के हिसाब से सेम रूल यूज करा। तो रिकर्सिव रूल का मतलब हो गया, जब हम एक सेंटेंस भाषा में रूल के हिसाब से सेम रूल को यूज करते चले आते हैं, तो वो रूल यूज होते रहते हैं और सेंटेंस लंबे होते चले आते हैं। तो ये सभी भाषाओं में होता है कि हम रूल को यूज करते हैं और उन रूल के हिसाब से हम सेंटेंस को बढ़ाते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये डिग्री कॉलेज में आया हुआ है, उस हिसाब से बतला रहा हूँ कि नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के हिसाब से नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है। तो रिकर्सिव रूल्स के हिसाब से हम रिकर्सिव रूल्स का यूज करते हैं और सेंटेंस को लंबा करते चले जाते हैं, उसमें जो है बीच बीच में अपनी बातें रखते रहेंगे। वो जो सेंटेंस रखेंगे वो भी रूल के हिसाब से होगा, ये नहीं कैसे भी रख दें। अगला है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस द एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री एट इट्स पीक? कौन सी एज में जो है हम कहें तो एपिक जो थे वो अपनी पीक पर थे? कौन सी एज थी जिसमें एपिक महाकाव्य सबसे ज्यादा लिखे गए? कौन सी थी वो? क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज? कौन सी थी? इसका सीधा सीधा आंसर है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज की बात करें तो बहुत पुरानी एज। क्लासिकल एज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टर्म हो जाता है। किसी भी कंट्री की एक ऐसी एज हुई है जब उसका लिटरेचर अपने पीक पर था। जैसे ग्रीस में क्लासिकल एज होगी पुरानी, लगभग 2000 साल पहले। रोमन की पुरानी, है ना, उस समय अपनी पीक पर था। तो क्लासिकल एज से मतलब है पुराना समय, एक खास समय, यानी पुराना कोई सा भी, मिडिवल एज वो नहीं। क्लासिकल एज वो हो गई किसी कंट्री की, जैसे ग्रीस की बात करें, एक ऐसा पुराना समय जब एपिक लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए। होमर ने लिखा था इलियाड, ओडिसी, वर्जिल ने लिखा था एनियाड। तो ये उस समय की क्लासिकल एज हो गई, ठीक है। अब क्लासिकल एज तो ये हो गई। क्लासिकल वर्क्स कौन से हो गए? थोड़ा मीनिंग हल्का सा चेंज हो गया। ऐसे वर्क जो एवरग्रीन है, ये पुराना भी हो सकता है, जो अभी पढ़ा जा रहा है वो हो सकता है इतना पुराना ना हो सकता है 100 साल पुराना हो, ज्यादा पुराना ना हो, लेकिन वो क्लासिकल की इस रेंज में आ गया, उसमें आ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में प्रूवन है, ये बढ़िया वर्क है। तो जो बढ़िया वर्क होता है उसे हम क्लासिकल वर्क भी कह देते हैं, जबकि वो इतना पुराना नहीं होगा। तो क्लासिकल एज किसी कंट्री की वो एज जिस समय उस समय लिटरेचर पीक पर हो। तो ये अलग अलग टाइम हो सकता है। तो क्लासिकल एज के दौरान हम कह सकते हैं कि एपिक सबसे ज्यादा लिखे गए थे ग्रीस में। 98, इन ड्रामा अ रेजनर इज अ करेक्टर। रेजनर करेक्टर कौन सा होता है? सिंपल सा। अब देखो, जो पहले आया था डॉपलगैंगर, जिसमें किसी आदमी को अपना प्रति, किसी आदमी को कुछ दिखाई दे, आत्मा वात्मा दिखाई दे, ठीक है, वो डॉपलगैंगर हो गया। अब ये क्या है रेजनर? रेजनर क्या होता है? अब मैं इसमें ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, या तो सी है या डी है। अब इसमें क्या होगा? रेजनर वो करेक्टर होता है जिसके जरिए जो ड्रामेटिस्ट है वो अपनी बातों को कहता है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सा करेक्टर जो है जिसके जरिए ड्रामेटिस्ट अपनी बातों को कहेगा। सिंपल सी एक चीज है, आपने ड्रामा पढ़ लिया, ठीक है, कोई एक करेक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन किसी ने उसने बड़ी चीज कही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रामेटिस्ट जो है वो अपनी बातों को कहलवा रहा है उससे। ऐसा लग रहा है वो खुद कहना चाह रहा है उस करेक्टर के जरिए। तो ज्यादा बड़ा करेक्टर नहीं है, लेकिन उसने जो बातें कही वो बड़ी गहरी बातें कही। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो करेक्टर है ये रेजनर है, और ये रेजनर करेक्टर मतलब इसके जरिए जो ड्रामेटिस्ट है वो अपनी बातों को कह रहा है। अब कौन से हो सकते हैं? देखो, इनका कंफर्म तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई कहे कि हाँ यही रेजनर है, लेकिन हम मोटी मोटी बात कर सकते हैं कौन सा हो सकता है। अब हेमलेट की बात करें तो उसमें होरेशियो, होरेशियो कई जगह जो होता है अच्छी बातें कहता है।
होरेशियो जो है वो खुद हैमलेट का फ्रेंड है, कॉन्फिडेंट भी है वो, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट भी है, उपनायक भी है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर है, उपनायक भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं अरशद वारसी सर्किट ना भाई एमबीबीएस में, तो उस तरीके का भी है। और ये क्या है, एक तरह से रेजनर भी है। इसने जो बातें कही हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शेक्सपियर जो है वो अपनी चीजों को कह रहा है इसके जरिए, क्योंकि हेमलेट तो थोड़ा सा ऐसे ही पागल सा कह सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चला हुआ है, लेकिन ये समझदारी वाले बातें कर रहा है, तो लग रहा है कि शेक्सपियर अपनी बातों कह रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं जैक्स, एज यू लाइक इट में जैक्स है, दुखी रहता था, लेकिन एक जगह उसने बड़ी अच्छी स्पीचें दी हैं कुछ जगह, और बहुत ही शानदार एवरग्रीन है, जिसको पढ़ा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में पूरी फॉर्म थी, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जब ये पूरा जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज को हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है शेक्सपियर हमसे कह रहा है, किस करेक्टर के जरिए, जैक्स के जरिए। जैक्स के जरिए शेक्सपियर जो है एक खास मैसेज दे रहा है कि जो हमारी लाइफ है उसके 7 स्टेजेस होती हैं। तो जैक्स देखा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट बना दिया क्योंकि शेक्सपियर अपनी बातों को इस करेक्टर के जरिए कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। 99, हु कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स किसने कॉइन करा था? विट्स होते हैं स्कॉलर, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर। ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, किसने करा था? सीधा आंसर है देखो, जॉर्ज सैंड्सबेरी। जॉर्ज सैंड्सबेरी ने सबसे पहले जो था एक चीज कहा था कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रास्ता बनाया एलिजाबेथन एज के जो बाद के राइटर्स थे, शेक्सपियर और दूसरे, उनके लिए। अगर ये ना होते तो शायद ट्रेजेडी इतनी शानदार ना होती, अगर रोमांटिक जो कॉमेडी है वो भी इतनी शानदार नहीं होती। तो इन्होंने एक पूरा का पूरा रास्ता बनाया था। अगर बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं, जिन्होंने शानदार कह सकते हैं ट्रेजेडी लिखी थी, शानदार हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ब्लैंक वर्स को सबसे शानदार तरीके से इन्होंने ही फर्स्ट टाइम यूज करा था, इससे पहले ब्लैंक वर्स जो थी वो इनफेक्टिव थी, अप्रभावशाली थी, तो बहुत शानदार तरीके से ब्लैंक वर्स को यूज करा था। रॉबर्ट ग्रीन को इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि शेक्सपियर को जो था क्रिटिसाइज करा था, शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो कहा था कि नौसिखिया, ठीक है। थॉमस नेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, रॉबर्ट ग्रीन जो है वो भी कैम्ब्रिज के पढ़े, तो ये तीनों कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। इसके बाद में थॉमस लॉज ऑक्सफोर्ड, जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड, जॉन लेली ये भी ऑक्सफोर्ड के हैं। इन्होंने लिखने का एक स्टाइल स्टार्ट करा था प्रोस को, जिसमें प्रोस को ऐसे सजा कर लिखते थे जैसे कि वो पोएट्री है। तो उसमें क्या होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करी जाती थी, मेटाफर, पैरालिज्म, सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी। जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा लंबा खींचा जैसे पोम में होता है, तो इस तरह से लिखा, लिखा प्रोज ही इस तरह से लिखा जैसे कि वो पोएट्री हो, ठीक है। थॉमस किड को इसमें रखा जाता है, तो कई बार पूछा जाता है थॉमस किड इन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन इन्होंने एक लिखा था वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी, वो बहुत शानदार था, रेवेंज प्ले था। उस आधार पे जो है माना गया कि भाई ये भी यूनिवर्सिटी जैसे पढ़े लिखे होंगे, तो ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी बिट्स में रखा जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये भी यूनिवर्सिटी के पढ़े हो। तो ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, बाकी 6 जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। लास्ट है 100, What does the term tragic waste refer to the context of tragedy? ट्रेजिक वेस्ट जो है ये टर्म यूज होता है और ये ट्रेजेडी में इस्तेमाल होता है। ट्रेजिक वेस्ट क्या मतलब हो गया इसका? इसका जो सोच के बताओ। तो इसका सही आंसर कहें तो ये है इसका द लॉस ऑफ गुड। जब अच्छा और जो निर्दोष लोग होते हैं ट्रेजेडी में उनकी भी डेथ हो जाती है, वो ट्रेजिक वेस्ट हो गया, नाम पता लगा वेस्ट, बर्बाद हो रहा है। ट्रेजिक, ट्रेजेडी में बुरे करेक्टर तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन अच्छे करेक्टर भी तो खत्म हो जाते हैं कई जगह, ठीक है, जिसकी वजह से आरोप भी लगता है कि पोएटिक जस्टिस नहीं होता। तो ट्रेजिक वेस्ट में क्या है कि अच्छे करेक्टर खत्म हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये देखो जो ग्रीस में प्ले लिखे गए थे पुराने, उसमें भी था। एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर ने तो लिखा ही है ट्रेजेडी में, अगर हम कहें तो किंग लियर को देखें, हैमलेट को देखें, इनमें जो होता है अच्छे करेक्टर भी खत्म हुए हैं। तो ये पहले भी ऐसा प्ले लिखे गए थे, तो ट्रेजिक वेस्ट आखिर क्यों यूज करा गया ट्रेजिक वेस्ट? देखो जैसे कॉर्डेलिया की बात करते हैं, किंग लियर में कॉर्डेलिया की डेथ हुई, बहुत ही अच्छी थी, अपने पिता से प्यार करती थी। उसकी जो 2 सिस्टर थी वो तो विलन थी, वो तो समझ में आया वो क्यों खत्म हुई। ये तो बेहद अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये इसका मर्डर हो जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ ट्रेजिक वेस्ट? जब ट्रेजिक वेस्ट होगा, जब कोई इस तरह के करेक्टर, अच्छे करेक्टर भी खत्म होंगे, तो जो देखने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जो थिएटर में देख रहे हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आएगी, उनके अंदर आंसू आएंगे, रोएंगे, उनके अंदर दया उत्पन्न होगी और डर उत्पन्न होगा। दया उत्पन्न होगी, डर उत्पन्न होगा। तो ट्रेजिक वेस्ट की वजह से क्या कह सकते हैं, हमारे अंदर आंसू आते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है।
अब शुद्धिकरण को कह सकते हैं, एक मेडिकल टर्म है कैथारसिस। कैथार्टिक रिलीज होता है, मतलब हमारे अंदर कैथारसिस आता है। कैथारसिस में क्या हो गया कि जैसे होता है ना, नहाने से शरीर साफ होता है, हंसने से अंदर की बीमारियां दूर होती हैं, ऐसे ही जब किसी ट्रेजेडी को देखते हैं, ट्रेजेडी में बुरे करेक्टर खत्म होंगे। अब बुरे करेक्टर खत्म हुए, कुछ अच्छे करेक्टर भी खत्म हुए। जब अच्छे करेक्टर खत्म होंगे तो हमारे हम थोड़े आंसू आएंगे, रोएंगे, हमारे अंदर दया उत्पन्न होगी कि भाई ये गलत खत्म हुआ। डर भी होगा, ये डर वाली चीज भी उत्पन्न होगी। तो जब ये चीजें होंगी तो ट्रेजिक वेस्ट की वजह से हमारे अंदर पिटी और फियर हुआ, उत्पन्न हुआ। और जब आंसू निकलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर से कह सकते हैं शुद्धिकरण होगा, मेडिकल टर्म, हमारे अंदर कैथारसिस उत्पन्न होगा, जिससे हम हल्का महसूस करेंगे। हल्का महसूस का मतलब यह है कि हमारे अंदर जैसे रोने से हम हल्का महसूस करते हैं कई बार, कि जो नहीं रोता वो कहते हैं कि वो अंदर ज्यादा सोच रहा होता है, ठीक है, वो ज्यादा दुखी होता है कई बार। तो कह सकते हैं जो कैथारसिस का महसूस करेगा, कैथारसिस की वजह से हमारा शुद्धिकरण होता है, हम जो है कह सकते हैं हमारा मन और अच्छा होता है। तो कैथारसिस जो है ये ट्रेजिक वेस्ट से शुरू होता है, पिटी और फियर उत्पन्न हुआ, और कैथारसिस जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो ये ट्रेजेडी से संबंधित है। इसी के साथ में हम अपनी बात को यहाँ पे खत्म करते हैं। अब देखो जैसे टाइम मिलेगा मैं अगला वीडियो जो होगा एमसीक्यू का डालूंगा, और आप जो है मेरे जो वीडियो रेगुलर क्लासेस के हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा, मंडे टू सैटरडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।